लगभग 60 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस एक सिंगल टॉपिक से। और यूपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं वो सारे अलग। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। इस टॉपिक को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला हिस्सा वो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन सारे अधिनियम या फिर एक्ट पारित हुए। दूसरा हिस्सा वो जिसमें ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन सारे अधिनियम पारित हुए। दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे और टॉपिक के एंड में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। भीम रोड मैप एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेश सापेला और शुरू करते हैं पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट समझने से पहले कुछ सेकंड के लिए हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। 1600 में अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए। 1764 में वो इस काबिल हो गए कि वो युद्ध करने की पोजीशन में आ गए। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो निर्णायक युद्ध था। उसके अंदर वो जीते। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार थे वो उनको मिले। और उस टाइम से उनके व्यापारी से शासक बनने की प्रक्रिया चालू हुई। और ये सारी बातें हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तब ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही है उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि आपको एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट बनाना होगा जो कि जवाबदेह होगा ब्रिटिश सरकार के प्रति। और इसी से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कुछ यूं कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। उस समय कुल 3 राज्य मेन हुआ करते थे, मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंदर ला दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तीनों प्रेसिडेंसी का, मुंबई और मद्रास और बंगाल का। और गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका का निर्माण हुआ जिसका काम था कानून बनाना भी और कानून लागू करना भी। अभी जो व्यवस्था चलती है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना। पर उस टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई उसका काम था कानून बनाना भी और कानून लागू करना भी। और ये काम होता रहा 1853 तक, क्योंकि 1853 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी जाएगी। ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ था। इसी के साथ एक और बात हुई थी। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसकी मेन जज थी एलिजा इम्पे। टोटल जज थे 1+3 = 4। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर याद रखने वाले मेन 4 पॉइंट है। पहला, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का ये पहला चरण था। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी से रखी गई। तीसरा पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट बनाया गया जो कि जवाबदेह होगा ब्रिटिश सरकार के प्रति। चौथा, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर ला दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तीनों प्रेसिडेंसी का, मुंबई, मद्रास और बंगाल, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसकी हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसका काम था कानून बनाना भी और कानून लागू करना भी 1853 तक। उसी के साथ 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जिसकी मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा इम्पे और टोटल जज थे 4। पिच इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में बताने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं पर एग्जाम में आने वाली केवल 2 ही चीजें। पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को सीमित कर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट तक, जो कि बनाया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण परिषद बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता था
तो पूरा का पूरा शासन उनके हाथ में आ गया। दूसरी चीज, भारत के अंदर द्वैत शासन हुआ, यानी कि जो भी व्यापारिक मामले होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट आएगा वो देखेगा, और जो भी राजनीतिक मामले होंगे वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल आता है वो देखेगा। अब तक जो कंपनी का शासन चलता था, इस एक्ट से पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने एक और घोषणा करी कि भारत के अंदर जितना भी एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाए। इस एक्ट को हम कुछ यूं भी कह सकते हैं कि कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो इसमें केवल दो ही चीजें याद रखनी है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, और दूसरा, भारत के अंदर द्वैत शासन चालू हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके अंदर भी याद रखने वाले मेन दो ही पॉइंट हैं। चार्टर अधिनियम को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार व प्रसार की व्यवस्था की गई, और ये कहा गया कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट टाइम भारत की धार्मिक और राजनीतिक नीति में हस्तक्षेप किया गया, और पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। वो चाहते थे कि अधिकतर लोग ईसाई बने और हिंदू समाज की रूढ़िवादिता खत्म हो। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए गए, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम आपके भले के लिए आए हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर का मतलब होता है अधिकार जो आपको कुछ वर्षों तक दिए गए हो। इसीलिए पहले कंपनी को 20 वर्ष तक अधिकार दिए गए, फिर अगले 20 वर्ष तक, और फिर अगले 20 वर्ष तक। इसीलिए हम जो भी चार्टर अधिनियम देखेंगे वो सबसे पहले 1813 का चार्टर अधिनियम आया, फिर उसके 20 वर्ष बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया, फिर उसके 20 वर्ष बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आएगा। तो 1833 चार्टर अधिनियम के अंदर ध्यान देने वाले मेन 4 पॉइंट हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा, शासन प्रणाली का पूरी तरीके से केंद्रीकरण चालू हुआ और सारी शक्तियां केंद्र को ट्रांसफर कर दी गई। अगर आप ध्यान देंगे तो ये केंद्रीकरण चालू हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जब मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर ला दिया गया था और उनको पूरी शक्तियां दे दी गई थी। और ये केंद्रीकरण और ज़्यादा हो गया 1833 में। पॉइंट नंबर 3, मुंबई और मद्रास की परिषद की जो विधि निर्माण की शक्ति थी, जो वो कानून निर्माण की शक्ति थी उनके पास में, वो भी उनसे ले ली गई और बंगाल को दे दी गई। इसके साथ चीन के साथ भी पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा निर्मित कानून को अधिनियम या एक्ट कहा जाने लगा। इससे पहले इसे नियमन या रूल कहते थे, फिर इसे अधिनियम या एक्ट कहा जाने लगा। 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम की लाइन में यह एक्ट सबसे लास्ट था। इस एक्ट में याद रखने वाले मेन पॉइंट केवल 2 हैं। पॉइंट नंबर 1, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने के लिए और साथ ही साथ विधि निर्माण के लिए 6 सदस्य वाली एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की स्थापना हुई। और अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यपालिका बनाई गई थी, उसका काम कानून बनाना और कानून लागू करना दोनों था, पर वो व्यवस्था चलेगी केवल 1853 तक, क्योंकि अब 1853 चार्टर एक्ट में अलग से एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की स्थापना हुई। और आज के समय में हम संसद में जो लोकसभा देखते हैं उसकी नींव यहीं से पड़ी। पॉइंट नंबर 2, पहले ऐसा होता था
कि जो भी लंदन कॉलेज से पास होगा उसे सीधा कंपनी में जॉब मिल जाएगी। पर अब मैकाले समिति के परामर्श पर यह बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया जाएगा, यानी कि सरकारी सेवा में भर्ती के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चालू हुए जिसे कोई भी भारतीय दे सकता था। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा पहले कंपनी को हर चार्टर अधिनियम के लिए 20 वर्ष का अधिकार मिलता था, पर इस एक्ट में कुछ ऐसा प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर सकती थी। इसीलिए चार्टर अधिनियम की लाइन में यह अधिनियम सबसे लास्ट था। तो आपको 1853 चार्टर एक्ट में बस 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला, विधायी कार्यों के लिए अलग से विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई, और दूसरा, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। तो यहाँ पर हमारे पहले टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ने वाले थे। और उसका पहला हिस्सा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो भी अधिनियम पारित हुए वो खत्म होता है। अभी मैं इसको वापस से आपको 2 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पॉइंट नंबर 1, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का यह पहला चरण था। 2, केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी से रखी गई। 3, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट बनाया गया। 4, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर ला दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसी का। और 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसकी मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा इम्पे। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, पॉइंट नंबर 1, कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य पहले से बना हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट संभालेगा और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया जो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। पॉइंट नंबर 2, द्वैत शासन चालू हुआ, यानी कि व्यापारिक कार्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी और राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए लोग। चार्टर अधिनियम 1813, पॉइंट नंबर 1, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था की गई और ये बोला गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। चार्टर अधिनियम 1833, पॉइंट नंबर 1, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया पूरे भारत का। 2, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ जिसकी शुरुआत हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। पॉइंट नंबर 3, मुंबई और मद्रास की परिषदों की कानून निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। 4, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और इस 1833 चार्टर एक्ट के बाद बनने वाले नियमन या रूल को अब अधिनियम या फिर एक्ट कहा जाने लगा। 1853 का चार्टर अधिनियम। पॉइंट नंबर 1, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यपालिका के अलावा एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की स्थापना की गई। 2, कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया और उनका एग्जाम होने लगा। अब यहाँ पर खत्म होता है पहला हिस्सा और इसी टॉपिक के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासन में जो भी अधिनियम या एक्ट पारित हुए। आने वाले टाइम में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के सारे टॉपिक के सारे वीडियोस इसी तरीके से अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।